गुरुजी नमस्कार। आपका नमस्कार। हमारे प्रभाव विमर्श चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो आज हम वैद्य जी के साथ आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे और कैसे हम अपने मॉडर्न लाइफस्टाइल में इसको इंटीग्रेट करके अपने लाइफ में बैलेंस और हार्मनी स्थापित कर सकें। चलते हैं अपनी एक अद्भुत यात्रा पे। तो गुरुजी, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर हम लेमैन टर्म्स में आयुर्वेद को समझने की कोशिश करें तो इसका हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और क्या ये हमारे सेल्यूलर लेवल पे काम करता है, और अगर करता है तो कैसे? आयुर्वेद का अर्थ ही है आयु का वेद। ये एंटीबायोटिक और इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जीवन का विज्ञान है। एक किस प्रकार हमको स्वस्थ रहना है, और ये केवल आपके शरीर के स्तर पर नहीं सोचता, शरीर बुद्धि के स्तर पर नहीं सोचता। हमारे जो भारत में, दुनिया में एक ही ऐसी संस्कृति है जहाँ पे दो डायमेंशन पे सोचा जाता है, इस लोक में और उस लोक में, दोनों लोकों में कल्याण हो। ये दुनिया की एक ही ऐसी संस्कृति है जहाँ पे दोनों डायमेंशन पे विचार किया गया, चिंतन किया गया। तो आयुर्वेद इसी आधार पे जो है बना है कि आपका इस लोक में भी कल्याण हो, तन और मन बुद्धि दोनों का, उस लोक में भी कल्याण हो। तो ये एक आप कह सकते हैं स्वास्थ्य का एक संपूर्ण विज्ञान है, कंप्लीट साइंस है। इसके ऊपर आगे हम विस्तार से बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो आगे चलते हैं। विकृति और प्रकृति का कॉन्सेप्ट है, तो इसका क्या मतलब है, और शरीर में कोई बीमारी कैसे मैनिफेस्ट होती है और उसका क्या कारण है? इसको आप विकृति और संस्कृति की जगह तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। एक प्रकृति, एक विकृति, एक संस्कृति। आपने अगर दूध को लिया तो प्रकृति है, दूध जैसे का जैसा है वो। उसको आपने दही जमा दिया तो संस्कृति होगी, आपके उसमें संस्करण किया, उसको आपने उसके गुणों को बढ़ा दिया, उसके बैक्टीरिया को, और वो सड़ गया, खराब हो गया तो विकृति हो गई। तो वास्तव में हम इसको तीन तरह से, तीन हिस्सों में बांट सकते हैं किसी भी चीज को। प्रकृति जैसी की तैसी वो आई। अब पशुओं में तो ये गुण नहीं है कि उसको सुधार कर सके वो तो जैसा पैदा हुआ इसलिए कहा है वो भोग योनि है, उसको केवल भोगना है। मनुष्य है जो उसको बदल सकता है, ऊपर उठा सकता है, और यदि वैसा नहीं करता है तो विकृति की ओर जाएगा। एक सामान्य मनुष्य जो है वो अपनी रोटी खाता है, भोजन करता है, तो क्या प्रकृति है। अगर वो दूसरे की रोटी छीनकर खा रहा है, विकृति हो गई। और यदि वो अपनी रोटी दूसरे को खिला दे तो संस्कृति। बहुत सुंदर। तो क्या वैद्य जी, कैंसर जैसी बीमारियां क्यूरेबल है आजकल, और उनका होने का क्या कारण है? बीमारी होने का हमारे शरीर में क्या कारण होता है, क्यों होती हैं बीमारियां हमें? जब हम प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं या चलने के लिए मजबूर हो जाती है, जैसे मैं या आप चलना नहीं चाहते, वो सारी व्यवस्था चारों ओर ऐसी है, सब कुछ आपको विषैला मिल रहा है, आप क्या कर लेंगे? आप तो विवश हो गए। तो एक तो आहार और विचार दोनों के खराब होने से ही रोग आता है। और अगर हम इसको स्पेसिफाई करके बात करें कि कैंसर ही क्यों होता है, तो आपको ये बताएंगे नहीं आधुनिक वैज्ञानिक। क्यों नहीं बताएंगे आपको, मैं बताऊंगा, पर मैं बता रहा हूं ना, एकदम सरल समीकरण है। जब तक आपका रक्त अम्लीय नहीं हो जाएगा, आपका ब्लड एसिडिक नहीं हो जाएगा, तब तक आपको कैंसर हो ही नहीं सकता। ट्यूमर नहीं बन सकता, आर्टरी ब्लॉकेज नहीं हो सकती, आपको आर्थराइटिस गाउट नहीं हो सकता। कब तक? जब तक आपका ब्लड एसिडिक नहीं हो गया। आपकी लाइफस्टाइल ऐसी बना दी है, आपका ब्लड एसिडिक होने से बच ही नहीं सकता।
आप बताइए, चाय आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट है कि नहीं? जी बिल्कुल। कॉफी आपका लाइफस्टाइल का पार्ट है कि नहीं? जी। पैक्ड फूड आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट है कि नहीं? ये सब के सब भयंकर एसिडिटी करते हैं। चाय से, कॉफी से आप एक गिलास में दाल डाल दीजिए, कांच के गिलास में पकी हुई दाल, दूसरे गिलास में भी उतनी दाल डाल दो, एक गिलास में थोड़ी चाय मिला दो, आप जो पीते हैं, दूसरे में ना मिलाना, ढककर रख दो। आजकल सर्दियों में 48 घंटे के बाद ढक्कन हटाकर देखो, जिस दाल में आपने चाय डाली वो भयंकर रूप से सड़ जाएगी, बदबू आएगी बहुत बुरी, और जिसमें चाय नहीं डाली वो ठीक ठाक है। ये तो आपको सामने नजर आ रहा है। आपके पेट में क्या हो रहा है? सब कुछ सड़ जाता है। मैं आपको आज एक चाय पिलाऊंगा, उसको पीने के बाद आपका खाना डाइजेस्ट होगा, एकदम डकार आएगा और किडनी फंक्शन बढ़ जाएगा। वो चाय आपको अवेलेबल ही नहीं है। आप ग्रीन टी के नाम पर, ग्रेनुलर टी, जो कुछ भी पी रहे हैं, सब ब्लेंडेड है। दुनिया में एक भी आप चीज मुझे ऐसी बताओ, पौधा जिसको पानी में डालो ब्राउन कलर निकल आए। आप कॉमन सेंस से सोचो ना, उसमें चमड़े को डाई करने वाले केमिकल, रंग, पता नहीं क्या क्या डाले हैं, आपको जहर दिया जा रहा है, फिर भी आप पीते हैं। क्यों पीते हैं? आपने अपने सेंसर बंद कर दिए हैं। दिमाग का इस्तेमाल आप वहां कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि दिमाग कम है, अब जहां करना चाहिए वहां नहीं कर रहे हैं। आपको मीडिया ने एक अलग तरह से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। आप उसी तरह, यानी आप कठपुतली बन गए हैं। आप सोचिए वो कलर कहां से आ रहा है। आप चाय इसलिए पीते हैं क्योंकि उसमें ट्रैंकुलाइजर डाले हैं, बहुत घटिया, बहुत खराब। नशा होता है आपको, थोड़ी देर को रिलीफ मिलता है, पेट में खाना सड़ जाता है, फिर दुनिया भर की बीमारी है। फिर आप ज्यादा समझदार हो जाते हैं तो कॉफी पी लेते हैं, कैफीन से थोड़ी देर को किक होते हैं आपके ब्रेन सेल, आपको लगता है बहुत बढ़िया है, बस इतनी देर। पैक्ड फूड जितना है 100% मरा हुआ आहार है, और मरा हुआ आहार यानी कॉस्मिक एनर्जी इसमें नहीं है। पेट में जाने के बाद वो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनता है, यानी आपके गट में जाकर वो आपके पाचन का पार्ट नहीं बनता, वहीं पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। जब सड़ेगा तो क्या होगा? एसिड बनेंगे ना, और आंतों के पास कोई सेंसर नहीं लगा हुआ कि वो देखे क्या अच्छा क्या बुरा है, उसका काम है ऑब्जर्प्शन। वो सड़ा हुआ बदबूदार जितने लिक्विड बने, उसने उसको ऑब्जर्व कर लिया, ले लिया, कहाँ डाला? ब्लड फ्लो में डाला। फिर आपको डलनेस होती है, जोड़ों में दर्द होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, आंतों में भी, जोड़ों में भी दर्दें हो रही हैं। अब दर्द की गोली खा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि सब कुछ पेट में सड़ गया, आपने इधर से डाल दिया, और उसके ऊपर और भी डस्टबिन बनाया हुआ है हमने इस प्लेट को। हम यहाँ देख नहीं सकते, बिना सोचे समझे यहाँ डालते जा रहे हैं। और फिर हम कितने, मतलब समझदारी के कोई क्लाइमैक्स है। अब हम क्या चाहते हैं? डॉक्टर को पैसे दे और गोली दे हमको, उनको स्वस्थ करे। कौन करे? डॉक्टर। मेरा काम नहीं है अपने आप को स्वस्थ रखना। जब तक ऐसी सोच रहेगी तो स्वास्थ्य आपके आसपास भी नहीं आएगा। स्वस्थ होना तो भूल जाइए, आपके पड़ोस में भी नहीं आएगा। बहुत ये सोच ही गलत हो गई। जरूरी है ये समझना। आपका ठेका आपके स्वास्थ्य का आपका डॉक्टर नहीं, सिर्फ 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 आप ले सकते हैं। जिस दिन आप जिम्मेवारी ले लेंगे, ये सब कुछ पॉल्यूटेड, सब कुछ जहरीला होने पर भी आप बहुत सही हो जाएंगे। ऐसा पॉसिबल है कि मतलब सब कुछ पॉल्यूटेड है लेकिन हम फिर भी स्वस्थ रह सकते हैं? मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरे पास सारे सॉल्यूशन है। मेरे ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। हवा जहरीली, पानी जहरीला, खाना जहरीला, सब कुछ हम प्योर कर देंगे, और इतनी आसानी से कर देंगे, आप कहेंगे ये क्या मिरेकल है। और यहाँ तक कर देंगे हम डीएनए तक बदल डालेंगे। जबकि एक डीएनए बदलने के ऊपर करोड़ों रुपए नहीं, डॉलर लगते हैं। जी बिल्कुल। और हम आपके जो जो चीजें आपके पास खराब हैं, हम उनका डीएनए यूं बदल डालेंगे बिना खर्च के। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपके पास जितनी प्रॉब्लम है, मुझे इस बात का बड़ा अपने ऊपर, प्रभु की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, मेरे पास हर चीज का सॉल्यूशन है। लोग मुझे पिछले 15 साल से सुन नहीं रहे थे, और अब कुछ ऐसा चमत्कार हो गया है, कुछ ईश्वर इच्छा हुई है, अब लाखों लोग सुन रहे हैं। उनका लाइफस्टाइल बदल रहा है, उनका जीवन बदल रहा है, मेरा जीवन सार्थक हो रहा है। जी, ये इंटरेस्टिंग हो रहा है। वैद्य जी, थोड़ा और इसके बारे में बताइए।
बताइए क्या मिरेकल्स जो आप बात कर रहे हैं, क्या है वो मिरेकल्स? वो बताएं। देखिए आपके पास क्या है, पहली चीज तो हवा जहरीली है ना। जी बिल्कुल। हवा का जहर खत्म करने का काम दुनिया को कोई साइंटिस्ट नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति में समाधान है, और सारी दुनिया को तकलीफ है सनातन संस्कृति से। आज तक सारी दुनिया की ताकतें, यूरोप और अमेरिका, भारत को एक टूल की तरह इस्तेमाल करता रहा है, एक्सप्लॉइट करता रहा है। आज मोदी जी आकर बैठे हैं जो गर्दन झुका नहीं सकते हैं, वो भारत का स्वाभिमान है, और इसलिए पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका, सारी दुनिया की ताकतें एक ही काम में लगी हैं, मोदी या तो समाप्त हो जाए या हार जाए। तो केवल भारतीय संस्कृति में यह दम है जिसको दबाया गया है। हम सारे एयर पोल्यूशन यूं खत्म कर सकते हैं। आपका 1 करोड़ की जनसंख्या में दिल्ली में 1 लाख लोग अगर इसको करेंगे, आपकी गाड़ियां जो चल रही हैं, कोई सीएनजी नहीं चाहिए, कोई बैटरी की गाड़ी नहीं चाहिए, पॉल्यूशन मिलेगा नहीं, लंग कैंसर खत्म हो जाएगा, दमा खत्म हो जाएगा, बच्चों के अंदर जितनी प्रॉब्लम है सब जीरो पे आ जाएगी, और आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों ठीक हो जाएगी। और एक और कमाल होगा, ये जो पंजाब में जलता है ना, हाँ फराली बोलते हैं शायद, वो जो जला रहे हैं ना पूरा गेहूं का, जी बिल्कुल, धुआं पैदा हो रहा है ना, उसका जो वेस्ट है, जी जी, वो जितना पॉल्यूशन है जीरो हो जाएगा। जलाओ, कोई पॉल्यूशन का असर नहीं होगा। आप कहेंगे ऐसा क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपको क्या करना है? जी सामने है, मैं तो तिल की ओट में ताड़ होता है, मैं वो तिल हटा देता हूँ, आपको नजर आ जाएगा। बताइए 1984 में भोपाल में जो गैस कांड हुआ, वहां पे रेलवे कॉलोनी में जो कुशवाहा परिवार था, उसके 5 लोगों को कुछ नहीं हुआ था। अच्छा। आपने ये न्यूज पढ़ी नहीं होगी तो मैं याद दिला देता हूँ। आज भी ये पब्लिक डोमेन में है। ओके। ऐसे कुछ परिवार थे जिनको कुछ नहीं हुआ। सबसे ज्यादा लोग कहाँ मरे? रेलवे कॉलोनी। तो ये लोगों को कुछ क्यों नहीं हुआ? पास पड़ोस में लोग मर गए। 20,000 लोग बताए गए हैं, जबकि इससे 4 गुना ज्यादा या 10 गुना ज्यादा लोग जो है इसका शिकार हुए होंगे। रात को गैस लीक हुई। हमें तो गिनी पिग बनाया हुआ है ना भारत को यूरोप वालों ने। वास्तव में एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि गैस लीक करने के बाद कितने लोग मरते हैं। एक बार नहीं, अनेक बार लीक की गई थी, हुई नहीं थी, लीक की गई थी। और किस सरकार के प्रोटेक्शन में ये काम हो रहा था, आपको बताने की जरूरत जी बिल्कुल। किन लोगों ने उसको यहाँ से भगाया? कौन लोग थे जिन्होंने हम सबको, लाखों करोड़ों लोगों को गिनी पिग बनाया हुआ था? आप कहेंगे आयुर्वेद में पॉलिटिक्स आ गई। अरे बच ही नहीं सकते आप उससे। कौन हमें मार रहा है? आप ये समझ लीजिए। मुझे अफसोस होता है उन लोगों के पक्ष में अब भी कुछ लोग बोलते हैं। इसका मतलब हम लोग तो बुद्धि से बिल्कुल ही पैदल हैं, अंधे हैं हम लोग। हम अपने हित के बारे में सोच ही नहीं सकते। जब हम अपने हित को खुद नहीं सोच सकते, कोई हमें बचा नहीं सकता है। खैर, तो योजना से लीक की जाती थी गैस। तो ये परिवार क्या करता था, जब जब इनका सांस रुकता था, इनको तकलीफ होती थी, ये रात को उठकर अग्निहोत्र करते थे। आप कहेंगे वो क्या होता है? क्या होता है? कलयुग का सबसे आसान जो हवन है, अच्छा, वो श्री श्री गजानन महाराज ने वो कलयुग में हमको दिया है। अकलकोट के रहने वाले थे वो, उन्होंने ये टेक्निक दी है, और इसके कारण ईसाई देशों में, मुस्लिम देशों में लोग अपनी क्रॉप्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। भारत में हमने पूछा डायरेक्टर जनरल के उन लोगों से, सब लोगों से पूछा, एग्रीकल्चर में जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, पूछा क्यों नहीं करते आप लोग, जब आपके पास रिसर्च पेपर है, ट्रायल है कि अग्निहोत्र से क्रॉप बढ़ जाएगी आपकी, कि मैडम ने कहा है नहीं करना है। तो आप समझ लीजिए कौन है वो मैडम, कौन है इस देश के दुश्मन, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तो खैर, जिस दिन ये सब हुआ उस दिन रात को सांस रुकने लगी, ये उठे, तो उसका वो ये होता है, सूर्योदय सूर्यास्त के ऊपर 2 आहुति चावल की डालनी है जी। तांबे का पात्र अभी आपको दिखा देंगे जी। तांबे के पात्र में 1 आहुति चावल की, घी लगाकर, गाय के गोबर के उपले, गाय के गोबर का घी, अक्षत चावल, अच्छा, बिना पॉलिश के, 1 आहुति सुबह के समय डालेंगे। बोलेंगे सूर्याय स्वाहा 5 उंगलियों से, ओम नहीं बोलेंगे। अब अलग अलग प्रकार है ना जी, और बोलेंगे सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदम न मम। दूसरी आहुति प्रजापतिये स्वाहा, प्रजापतिये इदम न मम।
मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि इसके ऊपर अब YouTube में भी आपके पब्लिक डोमेन में सर्च पेपर आ चुके हैं। इसके बाद ऐसी गैसेस बनती हैं, इस तरह की कॉस्मिक एनर्जी वहां पे कंसंट्रेट होती है। आपके नशे, डी एडिक्शन भारत में करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद 0 रिजल्ट है, और ये करने के बाद 100% डी एडिक्शन होती है जी। जो कभी ध्यान नहीं लगाता, कुछ ही दिन में ध्यान लगने लगता है, अच्छा। बीमारियां ठीक होने लगती हैं। इसका उठाकर तिलक लगा दो, स्ट्रेस 1 सेकंड में कम हो जाता है। इतना चमत्कार होता है इस अग्निहोत्र के बाद। और 25-50 एकड़ में एक अग्निहोत्र करो, आपकी क्रॉप मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ये हम दिल्ली में जैसे है, यहाँ पे बहुत पोल्यूशन हो रहा है, तो हम अपने घरों में भी कर सकते हैं। घर में अगर दिल्ली का पॉल्यूशन आपके ऊपर असर ही नहीं करेगा। सनसेट सनराइज आपको अग्निहोत्र बड्डी नाम का वो प्ले स्टोर से वो ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कर लेना है, बस वो टाइम बता देगा आपको इतने बजे। आप गाय के, देसी गाय के उपले उस कॉपर के पात्र में जलाइए, शिवपॉज पिरामिड के आकार का वो है, एग्जैक्ट टाइम करो, वो सोर्स भी बता देंगे आपको। वो हवन करिए, बैठिए वहां पे, कोई परहेज नहीं। यज्ञोपवीत आपने पहना नहीं पहना, आप नहाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं नहाए तो मुंह धोकर बैठो, हाथ पांव मुंह धोकर बैठ जाओ, पर टाइम को पकड़ना है, सनराइज सनसेट। मान लो जिससे आगे पीछे करना है आपने, तो एक पात्र और रख लो, तो एक चम्मच आता है जिसमें 2 बूंद घी आएगा, शुद्ध देसी गाय का घी। आहुति डालो गाय के उपले जलाकर, 1 घंटा आधा घंटा अमावस पूर्णिमा पे वो अलग से करो। और बोलना क्या है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा। 25, 50, 100, 108 आहुति डालो। आप देखो घर में से 45 दिन के बाद सारे राक्षस भाग जाएंगे। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी आपके घर में राक्षस है, हमारे मन में होते हैं सबसे ज्यादा तो हमारे मन में होते हैं। जगदीश चंद्र बसु जी से पूछा था एक प्रोफेसर ने, जिनको पहली बार नोबेल प्राइज भारत में मिला था, उनसे पूछा कि आप शंख रखा है आपने कलकत्ता के अपने मंदिर में, उनका बहुत बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, दुनिया का सबसे बड़ा था पहले, तो पूछा ये क्यों रखा है? उनको लगा देखो भारतीय नोबेल प्राइज विनर, और तब ये मानते थे कि ये सब मूर्ति पूजा वगैरह सब मूर्खता की बातें हैं। शंख रखा है, क्यों रखा है? ये राक्षसों का नाश करता है। वो हंसे, आप राक्षसों को पालते हैं? तो जेंटलमैन आपको समझ नहीं आया। रक्ष धातु से राक्षस बनाए जिनसे रक्षा की जानी चाहिए। वायरस, जर्म्स, बैक्टीरिया, वो जो हार्मफुल है, ये उनको मारता है, इसलिए रखा है मैंने। और उसके बाद तो फिर रिसर्च पेपर आ गए, शंख ध्वनि से जितनी भी वायरस बैक्टीरिया वो मरने लगते हैं सनसेट सनराइज के ऊपर। क्यों मरते हैं? कितना बड़ा सीक्रेट है। मतलब जो काम भारतीय संस्कृति में हुआ है ना, बार बार मैं कहता हूं, अगर आपको कल्याण चाहिए तो इसकी शरण में आना ही पड़ेगा, वरना कल्याण हो ही नहीं सकता। सनसेट सनराइज के ऊपर जर्म बैक्टीरिया, नालियों में बदबू ज्यादा आती है कि नहीं जी? आपने सोचा क्यों आती है शाम को और सुबह? और मल्टीप्लिकेशन हो रही है, उनकी प्रजनन हो रहा है रोगाणुओं का, विषाणुओं का। अच्छा। और उसी समय शंख बजा दिया तो मर गए। नहीं, जब उनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है सबसे कमजोर अवस्था में वो तब है। जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है, वो बहुत डेलिकेट स्थिति में है, उस टाइम थोड़ा सा भी उसका खाना पीना गलत हो तो नुकसान हो जाएगा। ठीक वही स्थिति है। तो ये भारत ने यही खोज की, उसी समय मजीरे बजेंगे, बढ़िया धातु के घंटे घड़ियाल बजेंगे, शंख ध्वनि होगी, तभी आरती हो। इस साइंस को हम भूल गए, है ना? इसलिए प्लास्टिक के ढोल बजाने लगे हम मंदिर में। नगाड़ा बजना चाहिए वही जो चमड़े का है, तो सारे रोगाणु कीटाणु मरेंगे कि नहीं मरेंगे? ये तो बहुत अमेजिंग है, और अमेजिंग, इतना सिंपल है, हमें पता ही नहीं है। अरे एक कर्नल का मुझे मैसेज आया जिसने मेरा पॉडकास्ट किया, ये जो कह रहे हैं वो तो 100% ठीक है, एकदम लॉजिक से समझ आ रहा है, कोई साइंस नहीं चाहिए। बिल्कुल, एक कर्नल कह रहे हैं जी, तो लोगों को ये समझना चाहिए। यानी सच बात ऐसी होती है जो सीधे दिल पे उतर जाती, एविडेंस के बिना जी। एविडेंस तो अलग से है हमारे पास। तो आप ये करिए, दिल्ली में रहकर अग्निहोत्र करिए, पॉल्यूशन आपको छुएगा नहीं। और घर के राक्षस कौन है? मक्खी, मच्छर, रोगाणु, कीटाणु, चूहे, काकरोच,
बाहर और साथ साथ हमारे मन के भी। और मन के भीतर भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जी। नेगेटिविटी निकलेगी, डिप्रेशन निकलेगा, सब जाएगा। अब बताइए आपको और क्या चाहिए? इतना भी कष्ट अगर आप नहीं कर सकते तो फिर मैं कहूंगा थोड़ी कठोर बात है, पर कहनी पड़ती है ना, आपके भले के लिए। फिर आप पात्र नहीं है कल्याण के। जी बिल्कुल। अगर आप टेलीविजन पे टाइम दे रही हैं, पार्टी में टाइम दे रही हैं, जहर खाने के लिए, पिज्जा बर्गर खाने के लिए टाइम दे रही हैं, आप अपना कल्याण करने के लिए ये 10 मिनट सुबह शाम नहीं देंगे तो फिर आप इसके लायक ही नहीं। आपका मतलब, मैं पर्टिकुलर आप नहीं, जो भी ऐसी, जी बिल्कुल, फिर वो सब के सब दुर्योधन है। हम दुर्योधन के लिए तो काम ही नहीं कर रहे, हम तो काम ही पांडवों के लिए कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारा मिशन ही पांडवों के लिए है। बहुत सुंदर। तो वैद्य जी, ये मुझे ऐसा लगता है जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ये अपने आप में, मतलब ये रिलीजन नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। तो ये हम क्यों नहीं समझते? आप हम क्यों बहुत भूल समझदारी, रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके मन से बातें निकली हैं, आप सिर्फ जो है वो प्रश्न जो है केवल पॉडकास्ट के लिए नहीं कर रहे हैं, आपके मन में भी क्वेश्चन। जी, ये बिल्कुल। जी, दुनिया में जितने रिलीजन है, रिलीजन का मतलब क्या होता है? अरे कितनी बड़ी पिछले 150 साल से मूर्खता हो रही है, हिंदू धर्म को रिलीजन बोल रही है। अरे धर्म का ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता, असंभव है। रिलीजन का मतलब है एक पर्टिकुलर किताब, एक या कुछ किताबें, उसको और उसका ओरिजिनेटर, उसको शुरू करने वाला। अब किसी भी रिलीजन का नाम लो, उसको शुरू करने वाला है, उसकी किताब है। धर्म को शुरू करने वाला कौन है? सनातन संस्कृति, सनातन धर्म। इसकी परिभाषा आप नहीं दे सकते यूरोप के लोग, आपको पता ही नहीं है, आपके कल्चर में वो समझ ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, विजडम ही नहीं है आपके पास। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, आप बताइए आपके पास ये विजडम, ये समझ है कि धर्म क्या होता है? धारणातिथि धर्मम आहु, जिससे आप सबकी एग्जिस्टेंस है, वो सारे नियम धर्म है। केवल तिलक लगाना धर्म नहीं है, ये रिचुअल है। मगर हमारा रिचुअल भी साइंटिफिक है। कौन सा तिलक लगाना? तिलक लगाते ही आपकी ताकत 25% में अभी बढ़ा दूंगा, अब भी। और जो आप बिंदिया लगाते हैं ना, आपने नहीं लगाई, बिंदी लगाते हैं, उसी से 25-30% ताकत उसी टाइम कम हो जाएगी। प्लास्टिक हमारी रिचुअल भी साइंटिफिक है। तो मैं फिर से अपनी बात पे आता हूं कि अगर धर्म है तो केवल सनातन धर्म है, बाकी सब रिलीजन है। और मैं आपके इस पॉडकास्ट में, चाहे आपके फॉलोअर कम है या ज्यादा है, तो सच बात ट्रेवल करती है। रिलीजन दो तरह के हैं, एक वो जो सेमिटिक, एक वो जो भारतीय। जितने भी भारतीय रिलीजन है वहां पे सह अस्तित्व की बात है। आप राम को मानते हैं, मानिए, मैं कृष्ण को मानता हूं, आप शिव को मानते हैं, मानिए, कोई आपकी गर्दन काटने को नहीं आएगा, कोई नहीं कहेगा मानना पड़ेगा। आप नहीं मानते हैं तो भी, चारवाक ऋषि ने कहा मैं किसी को नहीं मानता, उनको भी ऋषि कहा, उन्हें माना नहीं किसी देवी देवता को और किसी शक्ति को, उसको भी ऋषि की, उसको भी अनुमति दी, आपके उनके लिए भी स्थान है। और जो सेमिटिक रिलीजन है वो दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, कोएग्जिस्टेंस वहां है ही नहीं। आपकी जो है ये जो क्रिश्चियनिटी है, आपका इस्लाम है, उनके लिए मैं पूरा सम्मान रखते हुए कहूंगा, वहां पे दूसरे के अस्तित्व के लिए इसको स्थान नहीं है। आप उठाए कर देखिए ना इतिहास, 150-200 साल तक जो है क्रूसेड का अभियान चला, क्या चला? निरीह लोगों को कितनी बुरी तरह मार दिया। दूसरी आपके कम्युनिज्म, ये भी तो रिलीजन है, कोएग्जिस्टेंस है ही नहीं वहां। तो ये केवल सनातन संस्कृति है जहां पे सबके लिए स्थान है। आप कहेंगे हिंदू तो इतने अच्छे नहीं है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? हिंदुओं को हिंदू धर्म आता कहां है? क्योंकि हम उसे धर्म मानते हैं। हिंदू समाज ऐसा एक समाज है जिसके पास दुनिया की सबसे कीमती ज्ञान है। और दुर्भाग्य ये है इनका, सौभाग्य ये है कि ज्ञान इनके पास है, दुर्भाग्य इनका ये है इनको उसका पता ही नहीं। इनको लगता है कि बस मंदिर में जाकर भगवान को कहा 1100 चढ़ाऊंगा, 11 चढ़ाऊंगा, मुझे ये दे दो, वो दे दो, तिलक लगाओ, घंटी बजाओ, और बस हो गया धर्म। इनको नासमझी इतनी है, इनको अपना कल्याण इस धर्म के द्वारा कैसे करना है, इनको इसका समझ ही नहीं। जिस दिन ये धर्म को समझ जाएंगे उस दिन ये आनंद में डूबेंगे, सुख पाएंगे, समृद्धि पाएंगे। अभी इनके पास
जिनके पास समृद्धि नहीं है वो नहीं है, जिनके पास समृद्धि है उनके पास ढूंढना सुख नाम की चीज उनके पास है ही नहीं। शायद सेल्फ अवेयरनेस की कमी है, उनको बताने वाले नहीं है। ये पंडित जितने भी बैठे हैं पुजारी, ये धर्म कहाँ बताते हैं, ये धर्म सिखा ही नहीं रहे, सत्य नहीं पता, क्योंकि उनको खुद को भी नहीं पता। भागवत पाठ करवाने वाले कुछ लोग हैं, मैं नहीं कहता सब लोग हैं, पर ज्यादातर वो लोग ऐसे हैं जो लोगों को बस भावुकता की बातें करके पैसे ले रहे हैं, अपना भंडार भर रहे हैं, ना उनको खुद को धर्म का पता है, तो दूसरों को क्या बताएंगे। ये धर्म को ठीक से यदि आपने समझ लिया तो निश्चित रूप से आपको सुखी हो जाना चाहिए, आपको स्वस्थ हो जाना चाहिए, हर स्थिति में आपका मन आनंद में रहने लगे तो आपने धर्म को पा लिया। और जब तक आपकी स्थिति वो नहीं आई तो आप धर्म के अगर इच्छुक हैं, आप धर्म के रास्ते पे चलने, तो आप यात्री हैं। और समस्या ये है लोग तो भी यात्री भी नहीं बने, यात्रा ही तो अटकी पड़े, उनकी यात्रा ही शुरू नहीं हुई, उनको पता ही नहीं है कि यात्रा करनी भी है। हाँ बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, उनकी यात्रा ही शुरू नहीं हुई। तो आयुर्वेद भी इस लोक और परलोक के, इहलौकिक पारलौकिक कल्याण के जो हमारे सिद्धांत हैं, जो ऋषियों ने दर्शन किया है, हमको दिया है, उस शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से तो धर्म की प्राप्ति होनी है, वो चाहे लौकिक धर्म है चाहे पारलौकिक धर्म है। तो एक विज्ञान शरीर को ठीक रखने का, वो कौन सा, आयुर्वेद वो बना। तो ये कंप्लीट वो है साइंस जी। बहुत सुंदर वैद्य जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आयुर्वेद और वैदिक साइंस का आपस में क्या कोरिलेशन है। वैदिक साइंस ले लिया तो जैसे एस्ट्रोलॉजी है और हमारा योगा है, योग शास्त्र है, तो इनमें कोई कोरिलेशन है? और क्या जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं वो इन सबको ध्यान में रखते हुए अपना ट्रीटमेंट करते हैं? अंग्रेजों के आने से पहले भारत में आयुर्वेद, ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, यंत्र ये सब एक दूसरे के पूरक थे। जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो उन्होंने जो ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन बनाई, वो क्यों बनाई, भारत के आयुर्वेद को समाप्त करने के लिए। जैसे भारत के गुरुकुल को समाप्त किया, ऐसे ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन बनाई और उन्होंने ये सारी चीजों को हटा दिया। इसको क्या कहा, ये तो मिथ्स है, ये तो गपोड़े हैं, इसमें कोई इनका महत्व नहीं है। तो जितनी मोटी सोच उनकी थी ना, ऐसी सोच से वो सोचते थे। और जाने से पहले मैकाले ने अपनी सोच जैसे काले अंग्रेज पैदा कर दिए। अब इनकी भी ऐसी स्थूल सोच है। ये जो आईएएस है, ये जितने टेक्नोक्रेट हैं, ये जितने एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये इंटेलिजेंस में मेरे से बहुत ज्यादा है, मगर इनकी सोच बहुत स्थूल है, ऊपर से देखने की आदत पड़ गई है, इनको समझ ही नहीं आ रहा। अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है आयुर्वेद का ये, क्या मंत्र, ज्योतिष, यंत्र, तंत्र, ये हमारे उसका पार्ट नहीं है। अब स्थूल बुद्धि, केवल जड़ी बूटी मुहूर्त के बिना लाओ, कूटो पीसो और गोबर की आंच में पकाने के बजाय उसको इलेक्ट्रिक भट्टी में बनाओ, उसके गुण जो है 75% खत्म कर दो, प्रिजर्वेटिव में जड़ी बूटियों को डालकर रख दो, तो आयुर्वेद के रिजल्ट क्या आएंगे? तो एलोपैथी का जय जयकार होगा। मजबूरी में लोग जा रहे हैं एलोपैथी में। हमारा सौभाग्य है कि मेरा बेटा आयुर्वेद का फॉर्मल एजुकेशन उसकी बहुत मामूली सी है, मेरी फॉर्मल एजुकेशन है ही नहीं, मगर हमारे 98% पेशेंट क्योर होकर जाते हैं। मैं लकी हूं कि मेरी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। अगर मेरी फॉर्मल एजुकेशन हुई होती तो मेरे रोगी ठीक नहीं होते। मैं क्यों कह रहा हूं, मेरे जो बहुत प्रिय आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं उनके रोगी कहाँ ठीक हो रहे हैं, एलोपैथी कर रहे हैं वो, एक्सेप्शन को छोड़कर। कुछ अपवाद है जो शुद्ध आयुर्वेद करते हैं, उनको मैं नमन करता हूँ, बाकी सबको आयुर्वेद आता ही कहाँ है, एलोपैथी कर रहे हैं। तो इसलिए आपने जो प्रश्न किया, ये सब इसका एसेंशियल पार्ट है, मगर अब स्थूल बुद्धि से सोच के कारण इसको अलग कर दिया है, मगर हम इसका उपयोग करते हैं। होना ही चाहिए,
ज्योतिष की गणना होनी चाहिए, यंत्र का मंत्र का प्रयोग होना चाहिए। हम आपको मंत्रों का प्रयोग अभी करके दिखा देंगे। जी आपने गलत बोला, आप ही के ऊपर एक प्रयोग कर देता हूँ। जी बिल्कुल। आप हाथ ऐसे करिए, मैं आपका हाथ दबाऊंगा, आपने रोकना है ताकत लगाकर। रोकिए, दबाने नहीं देना, आपने रोकना है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करिए और मैं ऐसे दबाऊंगा, आपको रजिस्ट करना है। अच्छा। ठीक है, रोकिए, बिल्कुल सही, फिर ताकत लगाइए। ठीक है। अब आप किसी भी सेमिटिक फेथ के जो भी उनकी डाइटी है उसका नाम मन में लो। सेमिटिक रिलीजन के किसी भी उसका आप जाप करो, हाथ सीधा करो। ये देखिए, एक उंगली से दबा रहा हूं, मेरा कॉन्फिडेंस देखिए आप। पूरा जाप कर लिया, लगाइए ताकत। हुआ? आप तो पहली बार मिल रहे हैं मेरे से। जी बिल्कुल। अब आप ओम नमः शिवाय बोलिए, श्री राम जय राम, जो आपको बोलना है। भारतीय संस्कृति के किसी भी मंत्र का जाप करिए और फिर चमत्कार देखिए। अब करिए हाथ सीधा, 2 हाथ से दबाऊंगा। ये कुछ तो बताने की बहुत जरूरत अमेजिंग है। अमेजिंग तो है ही है। ये मिरेकल मतलब आप है हैरान हो रहे हैं, मैं भी तो हैरान हूं। क्या है ये कमाल। मैं तो सिर्फ पोस्टमैन हूं, मैं बता रहा हूं। आप हैरान हो, मैं भी हैरान हूं, ये क्या हो रहा है। कितना अद्भुत है। ये सच जो है वो इतना ठोस है, सॉलिड है और हमारी आंखों से ओझल है। तो जो लोग भारतीय सनातन संस्कृति को नहीं मानते वो अपने विनाश का कारण स्वयं है। उनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो स्वयं समाप्त हो जाएंगे। जो भारतीय संस्कृति के शरण में आएगा वही बचने वाला है। इसलिए जितनी दुनिया की दानवीरी राक्षसी ताकतें हैं वो सनातन संस्कृति के विरुद्ध है। समस्या ये है कि जो सनातनीय संस्कृति के पुरोधा है, जो उसमें रहने वाले हैं, उनको नहीं पता कि सनातन संस्कृति है क्या। समस्या ये है, हमारे दुश्मन हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या ये लोग हैं जो भारत में रहते हैं, जन्म भारत के सनातन परिवारों में लिया है और इसका कुछ पता ही नहीं है, और इसलिए वो दुखी हैं, इसलिए उनके पास सुख नहीं है। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जितने भी बड़े बड़े करोड़पति अरबपति भारत के व्यापारी हैं पुराने, उनका एक काम है, दान करो दान करो दान करो। है उनकी परंपरा सैकड़ों हजारों साल की। अब जो नई जनरेशन है, उनके बच्चे, उनको लगता है मूर्खता है दान करना। जी, वो दान नहीं करते, मैंने देखा। जी बिल्कुल, है ना, मेरे सामने हो। दान करना उनको लगता है बेवकूफी की बात है। और जो दान करते थे वो सुख से जिए, सुख से मरे। ये जो आगे संतानें दान नहीं ना करती, इनके जीवन में सुख नाम की चीज है ही नहीं। और सम्मान उतनी देर है जितनी देर सामने, पीठ पीछे इनका सम्मान गालियां देते हैं लोग। जी। और जिसको गालियां पड़ती है वो इस लोक में भी उस लोक में भी समाज जिसको बुरा कर रहा है वो सुख पाएगा कभी? पा ही नहीं सकता। मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूं। आप यहां बैठकर एक और प्रयोग, आज तो आपके साथ कमाल ही हो रहा है। हाथ फिर सीधा करिए। जी। ठीक है, वो ताकत अभी तक बची हुई है। आप ये कहिए जो सामने बैठे लोग हैं सब बेकार है, निकम्मे हैं। जोर से बोल दीजिए, सब बेकार है, निकम्मे है ना? जी। अब आप देखिए, झूठ मूठ कहा, आपके दिल से नहीं आवाज आई, असर देखो। एक्चुअली इट इज हैपनिंग, ये हो रहा है। और जो ये नालायक करोड़पति सेठों के बच्चे दान नहीं कर रहे हैं, हो रहा है, इनको पता ही नहीं है बर्बाद हो रही है, ये नोट कमाने में लगे हुए हैं। इन बेचारों को पता नहीं है इनका भला किस बात में, इनका बुरा किस बात में। ये देश का भी बुरा कर रहे हैं। इनको भगवान की कृपा से पिछले जन्म के कर्मों के कारण जो बड़ी पोजीशन मिली है, अगला जन्म इनका कितनी दुर्दशा होने वाली है इनको कल्पना ही नहीं है। अगर किसी को शक हो कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, तो आप वो पढ़ लो ना, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ, मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर, एमडी डॉक्टर्स की लिखी किताबें हैं, जिन्होंने सैकड़ों लोगों के स्टडी करके बताया पुनर्जन्म हो रहा है, हो रहा है, फल मिल रहा है। 80 जन्मों का वो जो है मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर, उसमें तो शायद 80 या 84 जन्मों का है। जी जी।
डॉक्टर ब्रायन वेस, डॉक्टर एमडी हैं जी। तो अगर आपको शक हो कि पिछले और अगले जन्म का कोई संबंध है कि नहीं है, एमडी डॉक्टर की पढ़ लो। तो क्रिश्चियन डॉक्टर जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, उस कल्चर के लोग हैं, वो लिख रहे हैं। सच से कैसे इनकार करोगे? तो मत सोचो कि आप धोखा, बेईमानी, ठगी करके सुख पाओगे। अरे भाई, ये तो 60, 70, 80 साल का जीवन है, आगे लाखों साल का आपका जो जीवन खराब हो रहा है उसकी चिंता करो। कितनी यात्रा में, प्रेत योनि में रहोगे, वो सोचो। समझ आ जाए तो बदल जाओ। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बात कही आपने। ये एक ऐसी एनर्जी है, लग रहा है कि बस इसी पे बैठे रहो, बाहर आने का मन नहीं कर रहा। यहाँ पे है वो शक्ति जी। हम आप सब उस ऑरा के बीच में हैं जहाँ कृपा है। जी, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना ही पड़ेगा हमें, राधे जी। आजकल सबसे ज़्यादा गट हेल्थ की बात हो रही है, बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स भी हैं मार्केट में। तो क्या हम नेचुरली घर पर इसको, अपनी गट को हेल्दी नहीं रख सकते? क्या हमें सप्लीमेंट्स ज़रूरी है? आपने एक तरह से उसका जवाब दे दिया है, बट हम गट हेल्थ के बारे में ज़रूर बात करेंगे। और क्या एक ही तरह से हर किसी को ट्रीट किया जा सकता है, या हर एक इंडिविजुअल अलग होता है और उसका ट्रीटमेंट भी अलग होता है? बिल्कुल ठीक बात है। आपका ये जो शरीर है, इसका निर्माण कहाँ हुआ है? आपके आंतों में तो हुआ है ना, पाचन तंत्र। उसको उन्होंने गट कह दिया कि पाचन तंत्र खाने से लेकर और विसर्जन तक, मलमूत्र विसर्जन तक, ये गट का ही तो एक पार्ट है, वही तो है जी। तो अगर वो स्वस्थ नहीं है तो फिर शरीर स्वस्थ कैसे होगा? तो यदि हमने गट का ध्यान रख लिया, पाचन तंत्र का ध्यान रख लिया, तो फिर वैद्यों की, डॉक्टरों की जरूरत नहीं। आपको मजेदार बात बताऊं, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने जो है वो पहला युद्ध भारत में जीतकर कब्जा किया बंगाल में, और किया बेईमानी से, रिश्वत देकर। तो वहां से वो 1200 जहाज सोने के भर कर ले गया। तो उससे पूछा गया, पूरे भारत से लाए हो? कि नहीं, एक प्रदेश है बंगाल, बंगाल में केवल कलकत्ता से मैं 1200 शिप भर कर लाया हूँ सोनों के। हीरा, मोती, पन्ने, पुखराज, वो सबकी गिनती कोई नहीं है। कितना था? 70 टन, 70,000 किलो एक जहाज में था, और वो 1000 साल का भारत का बजट मान लीजिए आज का, इतना वो ले गया। ऐसे 14 गवर्नर जनरल आए। तो इतना भारत में था कि गिनकर हम सिक्के सोने के नहीं रखते थे। कहते ना कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत निर्धन था, ये झूठ बोलते हैं। हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। आपको मैं किताब बता देता हूँ अगर आप पढ़ना चाहें। उसका नाम है द प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया। उस किताब के 700 पेज है, आप उसको डाउनलोड करिए, पढ़िए। उसमें बताया कि भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था, और भारत से सिर्फ एक्सपोर्ट होता था, इंपोर्ट हम कुछ करते ही नहीं थे। और शायद सोने की चिड़िया बोला जाता था भारत देश को। हाँ, तो इसीलिए तो सब लोग यहाँ आते थे लूटने। तो इतना पैसा भारत के पास था कि हम गिनकर नहीं, सोना हम तोल कर रखते थे। तो इसका जो किताब में लिखा है उन्होंने कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे शायद 150 साल से, आगे किसी ने उसको अमेंड किया नहीं, 300 साल से भारत में बाहर से सोना, चांदी, पैसा नदियों की तरह बहकर आ रहा है। बाहर जाने का एक भी रास्ता नहीं है, क्योंकि भारत के पास वो सब कुछ है जो भारत को चाहिए। उद्योग धंधे, यहाँ सब कुछ बनता है। इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन है यहाँ पे, ये इस किताब में साफ लिखा है। ये तो सब तो झूठ बताया जा रहा है कि भारत निर्धन देश था। भारत निर्धन बना है अंग्रेजों के आने के बाद, क्योंकि जो मुगल आए, जो अरेबियन आए, उन्होंने बहुत भारत को लूटा, बहुत हत्याकांड किया। अगर हम कैलकुलेट करें तो सन 1100-1600 तक 30 करोड़ लोगों की हत्याएं की गई हैं भारत में, भारतीयों की। मगर भारत गरीब नहीं हुआ। क्यों? अरे मरुस्थल में ले जाकर क्या करेंगे? 2-4-10 बार ले गए, फिर अक्कल आ गई यार यहीं पे, तो जो पैसा था यहीं सर्कुलेट हुआ जी। भारत गरीब नहीं हुआ, और ना ही खत्म हुआ। उन इन्वेडर्स के कारण हत्याकांड हुए, अपमान हुआ, सब कुछ हुआ, मगर भारत निर्धन नहीं हुआ। वो हुआ अंग्रेजों के कारण, क्योंकि वो तो भिखारी थे, भूखे मर जाते थे, इसलिए पॉपुलेशन नहीं बढ़ती थी। यहाँ से लेकर गए तो उनके सारा साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई।
सब कुछ यहाँ से लेकर गए। अगर आपको इसके प्रूफ चाहिए हो तो किताब पढ़ लीजिएगा। जी। धर्मपाल जी की किताब है, 18वीं शताब्दी का विकास, कुछ ऐसा है उनकी किताब है। अमेज़न पे अवेलेबल है? बिल्कुल। उनकी 10 किताबें अवेलेबल है। जी। साइंटिफिक डेवलपमेंट या सब कुछ है 18th सेंचुरी, जी। पूरा रेफरेंसेस उसमें मिलेंगे। कृषि उन्होंने यहाँ से हल चलाना, यहाँ के सर्जरी के औजार सब कुछ यहाँ से लेकर गए हैं। स्मॉल पॉक्स का टीकाकरण उनको श्रेय देते हैं, सब यहाँ से गया है। एवरीथिंग, आई सर्जरी सब कुछ यहाँ से गया है। उसमें किताब में एक में सब कुछ मिल जाएगा आपको, वो सारे प्रूफ है। तो भारत को श्रेय नहीं दिया तो खैर, इतना समृद्ध भारत, और यहाँ पे वैद्य गरीब था। उसके पास खाने की 2 टाइम की रोटी आसानी से नहीं होती थी। उस पर सोना तो छोड़िए, पूरा अनाज भी गांव वाले देकर जाते थे। क्यों? इसलिए कि भारत में कोई बीमार नहीं होता था। ये कहना चाहता हूं मैं। इतना समृद्ध भारत और यहाँ पे वैद्य गरीब है। क्यों गरीब है? क्योंकि कोई बीमार नहीं है। आप मैगजीन्स की इंडिका उठाकर देखिए, जो उसका बचा खुचा है उसमें लिख रहा है भारत के लोग बहुत अजीब हैं। ये लोग 120 साल, 150 साल, 200 साल, 250 साल जीवित रहते हैं और कोई बीमार नहीं होता। 250 साल का आदमी बीमार नहीं है, किसी के सर दर्द नहीं है, किसी के दांत दर्द नहीं है, वो मैगजीन्स लिख रहा है। इसका मतलब ये है। और आगे भी एक बात और लिख रहा है, आपको सुनकर बड़ा गौरव होगा। सोने से लदी हुई सुंदर स्त्री कहीं बाहर चली जाए तो उसको कोई नजर उठा के नहीं देखता। अब बताने की जरूरत है क्या कि यूनान, जो उनका वो मॉडल बताते हैं यूरोप का, वहां पे कोई सुंदर स्त्री बाहर अकेली गई तो वापस कभी नहीं आई। वापस सोना उसके पास है तो कभी वापस नहीं आई। ये सभ्य देश है वहां का। और वहां पे बीमार, सब बीमार है, दांत दर्द, पेट दर्द, ये वो सबको हो रहा है। और 120 साल जीना सपना है वहां। इसलिए तो मैं हैरान हो रहा है। ये है आपका अतीत। तो आपने विकास किया है, तरक्की की है, कहाँ? नासमझी की बातें करते हो। आपने सिर्फ और सिर्फ विनाश किया है। 250 साल जीने वाले आज 70 साल, 60 साल रो रो कर जीते हैं, दवाइयां खाकर जीते हैं। बिल्कुल। ये जीवन है। यही है अमेरिका का मॉडल। दवाई खाओ, पैसा दो और जिंदा रहो। यही उनका मॉडल है। इसलिए उन्होंने हमें पैरामीटर दिया है कि 10,000 के ऊपर हमारे पास इतने डॉक्टर, तुम्हारे पास इतने डॉक्टर, इसलिए तुम अविकसित हो। अरे अविकसित तो तुम हो। जहां पे जितने ज्यादा डॉक्टर है वो एक बीमार समाज है। जहां कम डॉक्टर है वो स्वस्थ समाज है। तुम्हारा मॉडल हमारा मॉडल एक कैसे हो सकता है? बिल्कुल बना रहे हैं सबका। हमको मॉडल दे रहे हैं ज्यादा डॉक्टर। क्यों? क्योंकि कमाई है ना। तो इसलिए वैद्य जो है वो भारत में एक ऋषि पुरुष होता था। सत्य। एक शिक्षक और एक वैद्य। और आज आप मेरे से अपेक्षा करें कि मैं ऋषि पुरुष बन जाऊं, नए मॉडल में ये संभव नहीं। मैं निर्धन को फ्री भी देता हूँ दवाई, और एक आदमी को देखने के 11,000 भी लेता हूँ। मैंने एक बैलेंस बनाया है। मैं जो भी सिखाने के लिए जाता हूँ, देश भर में घूमता हूँ, घर में नहीं बैठता हूँ मैं। तो क्या करता हूँ मैं? ग्वाले, किसान, विद्यार्थी और डिफेंस सर्विसेज को निःशुल्क। अभी मैं जा रहा हूँ रायपुर, वहां पे पूरी मैं बटालियन को ट्रेनिंग दूंगा, उनकी परिवारों को भी और उनको भी, सबको फ्री। और जो बाकी लोग हैं उनसे मैं 11,000 रुपये ले रहा हूँ 5 दिन की ट्रेनिंग का। वो आएंगे, पे करेंगे, खाना खाएंगे, मेरे पास रहेंगे और 11,000 रुपये देंगे, तब मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा। इसलिए मैंने एक बैलेंस बनाया है। बैलेंस जरूरी है। हाँ। तो खैर, आपका विषय थोड़ा दाएं बाएं निकल गया, तो मुझे लगता है ये भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। पॉडकास्ट में कई आयाम कवर हुए, हम आगे बढ़ते। जी बिल्कुल।